नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस सब्जेक्ट की फ्री एमसीक्यू बैच अपना चल रहा है, जिसका आज ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज ये अपना दूसरा वीडियो है और ये जितने भी राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए साइंस विषय का इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर किसी भी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ऑक्सीजन एवं ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो पहला प्रश्न है, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें तत्व क्या करते हैं? ऑक्सीजन का त्याग करते हैं, हाइड्रोजन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो दोस्तों, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जब जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वह ऑक्सीकरण होता है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन छोड़ना जो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यह उसका ऑक्सीकरण है। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोजन अर्थात अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और अगर किसी तत्व से ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वह कहलाता है अपचयन। दूसरी है अपनी, अगर किसी तत्व से हाइड्रोजन की कमी हो रही है, अगर किसी तत्व से क्या हो रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है तो वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और दूसरी ओर अगर हाइड्रोजन संयोजन या हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो यह कहलाएगा अपचयन। अगर पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? अगर पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो वह कहलाएगा ऑक्सीकरण। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अर्थात इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ रहा है तो वह कहलाएगा अपचयन। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग है तो ऑक्सीकरण, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होता है? पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। क्या बढ़ती है? पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, जबकि अपचयन में पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था घटती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अपचयन की प्रक्रिया में क्या होता है? अपचयन की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, विद्युत ऋणात्मक तत्व का बढ़ना या हाइड्रोजन का संयोग। तो अभी अपन ने पढ़ा है, देखो, हाइड्रोजन का संयोजन क्या होता है? अपचयन प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग तो होगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। अगर पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो वह ऑक्सीकरण कहलाएगा। हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है अर्थात हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण। अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व का बढ़ रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। जबकि हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? अपचयन। तो ये ध्यान रखिएगा। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। माफ़ कीजिएगा, अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह है जिसमें क्या केवल ऑक्सीकरण, क्या केवल अपचयन या ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ हो? तो जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रकृति में दोनों क्रियाएं हमेशा साथ साथ रहती है, ऑक्सीकरण और रिडक्शन दोनों साथ होती है तो क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जब लोहे पर जंग लगता है तो वह किसका उदाहरण होता है? वह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहा वायुमंडल की ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन
और एक नमी या जल के संपर्क में आकर क्या बनाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि होना क्या दर्शाता है? अगर किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और अगर किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो वो कहलाएगा अपचयन। और ऑक्सीकरण की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, इसमें एक अभिक्रिया दे रखी है और इसमें बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन को बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये H2 है, इसमें क्या जुड़ रहा है, O जुड़ रहा है। क्या है, H2 में O जुड़ रहा है, तो O का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, H2 का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। जी बिल्कुल नहीं, अगर ऑक्सीजन के भरी जाएगी तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्रियाशील गैस है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, क्लोरीन भी नहीं। तो कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है, जो खाने के पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाती, इसलिए नाइट्रोजन गैस को खाने की पदार्थों के साथ भरा जाता है। नाइट्रोजन अक्रिय गैस है और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण ये अभिक्रिया नहीं कर पाती। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? मंद ऑक्सीकरण, तीव्र अपचयन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन। तो जो श्वसन है वो एक मंद ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा और CO2 पैदा करते हैं, अतः ये क्या है, धीमी, बहुत तेज अभिक्रिया नहीं है, धीमी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अपचायक वह पदार्थ है जो, अगला प्रश्न है, अपचायक रेड्यूसिंग एजेंट वह पदार्थ है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दूसरे का अपचयन करता है या ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो अपचायक क्या है, अपचायक एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, दूसरे का अपचयन कर देता है। अपचायक जैसे हाइड्रोजन, कार्बन दूसरे पदार्थ से ऑक्सीजन खींच लेते हैं और उसे इलेक्ट्रॉन देता है, तो दूसरे का अपचयन कौन करता है, अपचायक। K2Cr2O7 में क्रोमियम, ये क्रोमियम है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +6। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, हाई लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इतना आपको डीप नहीं जाना है, इसका बस सही से आंसर ध्यान रखिएगा। निम्न अभिक्रिया किस, अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक अभिक्रिया दे रखी है, यह बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। Pb + CuCl2 और अभिक्रिया कौन सी बन रही है, PbCl2 + Cu। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, देखो Pb के साथ कौन जुड़ रहा है, Cl2, और यहाँ से निकल के इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। Cl2 का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, चारकोल का प्रयोग शुद्ध पदार्थों से रंग निकालने के लिए किया जाता है, यह किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? क्या प्रश्न है, चारकोल का प्रयोग शुद्ध पदार्थों से रंग निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, रंग निकालने के लिए किया जाता है, यह किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है?
क्या ऑक्सीकरण है? जी नहीं। अपचयन? जी नहीं। और विरंजन भी नहीं। ये कौन सी प्रक्रिया है? अधिशोषण। दोस्तों, दो प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक होता है अवशोषण, एक होता है अधिशोषण। अवशोषण में क्या होता है? जो पदार्थ होता है वो तरल पदार्थ का अवशोषण अपने भीतर कर लेता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया तो होती है अवशोषण। और अधिशोषण में होता है कि जो पदार्थ है अपने चारों तरफ तरल का अपने सतह पर एकत्रित कर लेता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अधिशोषण। सक्रिय चारकोल की सतह पर बहुत छिद्र युक्त होती है। जो सक्रिय एक्टिवेटेड चारकोल होता है उसकी सतह कैसी होती है? छिद्र युक्त। यह रंगीन अशुद्धियों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और पदार्थ को शुद्ध कर देता है। अगर कोई पदार्थ है तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा? जो रंगीन अशुद्धियाँ है, जो इम्प्योरिटीज़ है, उसको क्या करेगा? अपनी सतह पर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो रंग है वो प्योर हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण पूछा है इस प्रश्न में। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का सही उदाहरण क्या है? Al2O3। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न हमेशा आते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है इनमें से? Al2O3। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? पहले तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। एल्यूमिनियम एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल बनाता है और क्षार के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट और जल बनाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है, अभिक्रिया की तापीय धारिता प्रभावित होती है, सबस्ट्रेट की मात्रा प्रभावित होती है या सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर होगा सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। जब किसी अभिक्रिया में क्या प्रयुक्त किया जाए? उत्प्रेरक। जो उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है? अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। इससे अभिक्रिया तेजी से होती है लेकिन उत्पाद की मात्रा या संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, क्या होता है जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दिया जाए? जब एक लोहे की कील किसके विलयन में? कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक डुबो दी जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। ऑप्शन बी, लोहे की कील का रंग सफ़ेद हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग भूरा पड़ जाता है। तो लोहे की कील का रंग सफ़ेद नहीं हो जाता है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अगला ऑप्शन है, लोहे की कील का रंग आसमानी हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग भूरा पड़ जाता है। तो लोहे की कील का रंग आसमानी नहीं होता है, लोहे की कील का रंग अपरिवर्तित रहता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग फीका पड़ जाता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। ये किस कारण होता है? देखो दोस्तों, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। जो कॉपर सल्फेट है वो लोहे के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग निकल जाता है। इसमें लोहा जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है। लोहा किसको विस्थापित कर देता है? कॉपर को। और लोहे की कील पर कॉपर की भूरी परत जम जाती है। विलयन का रंग नीला रंग किस में बदल जाता है? हरे रंग में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो विलयन के रंग परिवर्तन को पहचानिए। तो इसका अभी अपन ने पढ़ा है, इसका क्या आंसर होगा? इसका रंग बदलकर कैसा हो जाता है? हरा सा हो जाता है।
जो पिछला प्रश्न था ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। जब आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो आयरन सल्फेट बनता है, और आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा। इसलिए विलयन का रंग नीले से कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किसका एक उदाहरण है? तो जो वनस्पति तेलों से जो घी बनाया जाता है, वनस्पति घी, तो उसके लिए कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाया जाता है? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया? जी नहीं। संयोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया? तो इसका सही आंसर है संकलन या संयोजन। संयोजन अभिक्रिया है ये। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन जोड़कर उन्हें ठोस वसा में बदला जाता है। जो वनस्पति तेल जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो हाइड्रोजन से क्या बनता है? वनस्पति घी। इसमें दो पदार्थ मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है, नया पदार्थ बनते हैं। इसलिए इसे क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है अगला प्रश्न ये। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु क्या हो रही है? जो मैग्नीशियम जो धातु है इसका क्या हो रहा है? देखो दोस्तों, मैग्नीशियम धातु से कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? क्या अपचयन हो रहा है? नहीं। अगर ऑक्सीजन निकल रही होती तो कौन सी अभिक्रिया होती? अपचयन। जबकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। तो इसको कौन क्या कह सकते हैं? ऑक्सीकरणित हुई है धातु। अगला प्रश्न है, अपचोपचय अभिक्रिया के संदर्भ में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन। दोस्तों, किसी पदार्थ से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, किसी पदार्थ से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये क्या कहलाएगा? किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा होता तो होता अपचयन, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निकलना। अगर पदार्थ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन। निम्नलिखित में से एक ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में से क्या है? एक ऑक्सीकारक। तो इन तीन ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे। तो इसका सही आंसर है KMnO4। KMnO4 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है जो अन्य पदार्थों का क्या कर दे? ऑक्सीकरण कर दे। वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर दे उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्मा का अवशोषण क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी। और ऊष्मा का उत्सर्जन क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है वो ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है वो ऊष्माशोषी। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? अभी ऊपर पे इससे पहले वाले प्रश्न में बताया कि ऊष्मा अगर निकल रही है तो होगी ऊष्मा शोषी, ऊष्माक्षेपी, और अगर ऊष्मा ग्रहण कर रहा है तो वो कौन सी होगी? ऊष्माशोषी। तो इसमें ये ऊष्मा निकल रही है तो ये नहीं होगी, ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा अवशोषित होती है। अगले प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? देखो दोस्तों, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऊष्मा का निकलना नहीं निकल रही है। इसमें देखो, ऊष्मा हीट बाहर निकल रही है। इस अभिक्रिया में हीट बाहर निकल रही है, ये एक हीट दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
अगला प्रश्न है, जल का वाष्पन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो जल वाष्प होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जल वाष्प अगर कोई, जब जल है वो ऊष्मा ग्रहण करेगा तभी वो भाप बनकर, जब जल ऊष्मा ग्रहण करेगा तो वो उबलने लगेगा और बहुत ज़्यादा उबलने पर वो क्या बनेगा? जल वाष्प बन जाएगा। तो ऊष्मा क्या कर रही है? ऊष्मा का शोषण हो रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया? जल वाष्प ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? ऊष्मा शोषी जिसमें मतलब ऊष्मा का जिस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो श्वसन, दहन, प्रकाश संश्लेषण या अम्ल या क्षार अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। वह ऊष्माक्षेपी की परिभाषा क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और CaCO3 का अपघटन, तो ये अभिक्रिया CH3 का अपघटन ये भी नहीं होगा। प्राकृतिक गैस का दहन, अगर गैस का दहन होगा तो उसमें ऊष्मा का बाहर निकलेगी, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी। जबकि जल का वाष्पन कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे ये प्रश्न पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।